हु एल्स इफ नॉट अस, अगर हम नहीं तो कौन। यह नारा है केरल में वाम मोर्चा यानी एलडीएफ का, जिसके जरिए वे केरल, जो अब केरलम हो गया है, उसमें जीत की हैट्रिक बनाना चाहती है। हालांकि 2021 में उसका दूसरी बार सत्ता में लौटना ही केरल के राजनीतिक इतिहास में ऐतिहासिक रहा था। केरल में 1977 के बाद यह पहली बार था जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, और अब तीसरी बार के लिए वाम मोर्चा ने नवा केरलम यानी नया केरल बनाने का वादा किया है। केरल में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, यानी अब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और केरल के चुनाव काफी रोचक हो गए हैं। मुख्य टक्कर अब भी सीपीआईएम के नेतृत्व में एलडीएफ यानी वाम मोर्चा और यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के बीच है। वाम मोर्चा में सीपीआई भी शामिल है और कांग्रेस गठबंधन में केरल की मुस्लिम लीग भी। लेकिन बीजेपी भी तीसरी ताकत के रूप में आक्रामक तरीके से मैदान में है। वाम मोर्चा जहां अपने 10 साल के काम के बल पर वोट मांग रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो खुद केरल के वायनाड सीट से सांसद हैं, 2 हाथ आगे बढ़कर वाम मोर्चा और बीजेपी को एक बता रहे हैं। जबकि वाम मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से ही देश में बीजेपी को बढ़ावा मिला। उधर बीजेपी का केरल में भी वही मुद्दा है, हिंदुत्व। इसमें लव जिहाद जैसा मुद्दा भी है, जो केरल के सीरियन चर्च को भी अपने पाले में लाने का काम करता है। इसके अलावा बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में मिली जीत से भी उत्साहित है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती और अपने सांसद सुरेश गोपी को केंद्र में मंत्री भी बनाया। इसके बाद 2025 में बीजेपी ने पहली बार केरल में अपना मेयर भी बनाया। जी हां, बीजेपी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की। इस सब के चलते उसे उम्मीद है कि वह विधानसभा चुनाव में भी तीसरा विकल्प बन सकती है। हालांकि बंगाल की तरह अभी वह केरल में अपनी सरकार बनाने के सपने नहीं देख रही, लेकिन उसकी कोशिश है कि एक ताकत बना जाए। फिलहाल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ही केरल में दूसरी सबसे बड़ी ताकत हैं। 2021 से पहले का इतिहास रहा है कि केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ही बदल बदल कर सत्ता में आते जाते रहे हैं। केरल के ताजा राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए जरा एक नजर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी डाल ली जाए। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने यहां लगभग क्लीन स्वीप किया और 20 में से 18 सीटें जीती, जिसमें अकेले कांग्रेस की 14 सीटें थीं, जबकि वाम मोर्चे में सीपीएम को केवल 1 सीट मिली और बीजेपी ने भी पहली बार त्रिशूल लोकसभा जीतकर केरल में अपना खाता खोला। लेकिन केरल विधानसभा की तस्वीर दूसरी है। जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने वाम मोर्चा का लगभग सफाया कर दिया था, वहीं 2021 में वाम मोर्चा भारी बहुमत से लगातार दूसरी बार वापसी करता है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए, और वाम मोर्चा ने 99 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में 41 सीटें आई और एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन का डब्बा गुल रहा, यानी उसे कोई सीट नहीं मिली। हाँ, इससे पहले 2016 के चुनाव में वह नेमम की 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जिसे 2021 में वाम मोर्चा ने वापस छीन लिया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के आधार पर यह उम्मीद लगाई बैठी है कि केरल में एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और वह सरकार बनाने में कामयाब होगी। हालांकि केरल में कांग्रेस के सामने नेतृत्व और गुटबाजी की समस्या है। आप देख ही रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर इस समय किस भूमिका में हैं। उन्हें मोदी जी का दुलारा ही समझा जाता है। वह इस समय कांग्रेस की लाइन से अलग केंद्र सरकार के पक्ष में बैटिंग करते दिखते हैं। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी की जीत पर उनकी भूमिका पर सवाल उठे। खैर, कांग्रेस गठबंधन ने इन चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने वेलफेयर, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा, छात्राओं को 1000 रुपए मासिक सहायता, सामाजिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसे वादे किए गए हैं। उधर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वेलफेयर स्कीम के साथ हिंदू धार्मिक मुद्दे भी जोड़ दिए हैं। बीजेपी ने भी महिलाओं को नकद भुगतान, मासिक पेंशन, एम्स की स्थापना का वादा किया है। इसके साथ ही मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, जिसे वह अभी पैसों में भी पूरे देश में उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उसका भी वादा किया है। इसके साथ ही सबरीमाला का विवाद जोड़ा है, लव जिहाद जोड़ा है, धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी जोड़ दिए हैं। आरएसएस का केरल में पुराना काम है। आप जानते हैं, आरएसएस बीजेपी ने जहां धार्मिक मुद्दों और जाति उपजाति के आधार पर हिंदुत्व पर बहुत काम किया है, वहीं केरल में ईसाई समुदाय, खासकर सीरियन बिशपों और सीरियन चर्च नेतृत्व तक पहुंच बनाने के लिए भी पिछले कुछ वर्षों में काफी साफ चरणबद्ध रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली और केरल में चर्च प्रतिनिधियों, सीरियन बिशप और पादरियों से मुलाकात करते हैं। ईस्टर, क्रिसमस जैसे मौके पर बधाई देते हैं। इधर सत्तारूढ़ वाम मोर्चा ने नवा केरलम यानी नया केरल का विजन पेश किया है और मौजूदा वेलफेयर मॉडल को ही जारी रखने पर जोर दिया है। वाम मोर्चा का साफ कहना है कि हमने काम किया है, हमें दोबारा यानी तिबारा मौका दो।
हम नहीं तो और कौन, यही इस बार सीपीआईएम और उसके वाम गठबंधन की टैगलाइन है। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर एक नया रिकॉर्ड बना पाएगा, या कांग्रेस अपने काम और एंटी इनकम्बेंसी के बल पर ये चुनाव जीत पाएगी, और क्या बीजेपी वोट शेयर बढ़ाकर तीसरी मजबूत ताकत बन सकती है। तो वोट तो 9 अप्रैल को है, लेकिन परिणाम के लिए हम सबको 4 मई यानी मतगणना तक का इंतजार करना होगा। तब तक हम और आप इसी तरह पांचों चुनावी राज्यों की राजनीति का विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।